हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 11th का फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नामक बहुत ही शानदार चैप्टर, और अब हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सर ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहां पे आया था? तो बेटा इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत जबरदस्त लॉ था विच वॉज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आज हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर हुक्स लॉ की भी ग्लिम्स मिल जाएगी, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो प्री रिक्विजिट होगा वो भी मिल जाएगा, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं। आते हैं सर इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? A 5 centimeter cube has its upper face displaced by 0.2 centimeter। ठीक है, और जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाया गया था, वो टेंजेंशियल फोर्स था केवल 8 न्यूटन का। एसआई यूनिट में गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेट करना है यहां पे, दरअसल 3 चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि कैलकुलेट करना है। पहला, शियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। दूसरा, शियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तीसरा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करना है। मतलब 3 चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब जो अपना रिवाज है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आराम से वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। कॉमेंट सेक्शन में जाना, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो वहां पे डाल देना और बता देना सर इस टाइम स्टैम्प पे ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और 4 ऑप्शन यहां पे गिवन ही है। ऑब्वियसली चारों में से जो भी आपका आंसर आ जाए, सटीक आंसर, उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, ये वाला कार्यक्रम आप निपटा चुके होंगे। अब आ जाओ, वीडियो को वापस से रिज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि जो क्यूब, पहली बात तो क्यूब है तो उसका हर फेस जो है ना वो स्क्वायर है बेसिकली। तो स्क्वायर अगर है तो उसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर। साइड कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेस करा है 0.2 सेंटीमीटर से। तो अब जरा आपके लिए बाकायदा से पूरा क्यूब बनाया जाएगा, उसके बाद कहानी को आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बना दें इसका क्यूब। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जोड़ दो पहले इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जोड़ दिया अपन ने, यहां से इसको जोड़ दो। सटीक चल रहा है पूरा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे जो साइड है इसका बेटा, वो है अपने पास साइड जो है इसका वो है 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब यहां पे अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स जो कि ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स काम कर रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 न्यूटन के बराबर। डिफॉर्मिंग फोर्स जो काम कर रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है महज 8 न्यूटन के बराबर, और इसका जो साइड गिवन है ना बेटा, इसका साइड गिवन है अपने को एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको अपन अच्छे से। ये जो साइड गिवन है वो गिवन है इसका 5 सेंटीमीटर। इसका जो साइड गिवन है वो साइड गिवन है एज 5 सेंटीमीटर। अब जैसे आपने ये फोर्स अप्लाई करा, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ये जो क्यूब है वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, गिवन दैट द बेस इज फिक्स्ड। ठीक है, अब जब ये टिल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से ये क्यूब टिल्ट हो जाएगा। समझ गए तुम? पक्का? ठीक है, यहां पर इसके अंदर भी यहां पे एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बहुत जबरदस्त। तो ये वाला ऐसे टिल्ट हो जाएगा, और ये वाला रहेगा इसका टिल्टेड हिस्सा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको भी जरा सा आगे बढ़ाते हैं। टिल्ट कर दिया है तो ये आ जाएगा हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक, और यहां पे ये रहेगा इसका ये वाला हिस्सा यहां पे आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ये जो टिल्टेड वाला हिस्सा था उसको आप यहां पे ऐसे पूरा ड्रॉ करो, और उसके बाद फिर अपन कहानी को यहां से स्टार्ट करते हैं। जल्दी करना प्लीज।
चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको बना लिया होगा आप लोगों ने बेटा। तो यहाँ पे ना डायग्राम्स, ऑब्वियसली अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे साइड कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, एरिया आप निकाल लोगे ऑब्वियसली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद गिवन डेटा को ना यहाँ से उठाया जाए, 8 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बेटा वो हुआ है सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अपर फेस जो है वो जैसा डिस्प्लेस हुआ है वो 0.2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। कर दें इसको, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज डेल्टा एल, और ये जो है बेटा ये हो जाएगा L 5 सेंटीमीटर और डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये वाली कहानी पूरी क्लियर है, ये पूरा सॉर्टेड है, ठीक है। अब जरा गौर करना, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी हुई है, कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। आ जाओ पहली चीज निकालते हैं, जो पहला यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो पहली चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है आपसे शेयरिंग स्ट्रेन पूछा हुआ है। जो पहली चीज यहां पे रिक्वायर्ड है वो आपसे पूछा हुआ है शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा। तो बेटा शेयरिंग स्ट्रेन होगा तुम्हारे पास डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। आपको अगर याद हो, अगर याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां पे एक एंगल सबटेंड होता था एंड दैट एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को निकालते हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो गो फॉर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो भी क्या है लेंथ ऑफ आर्क 0.2 और रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, या दूसरे अप्रोच पे चले जाओ। एक काम करो ना, अगर आपको निकालना है एंगल तो गो फॉर tan थीटा, क्या निकाल दो tan थीटा निकाल दो, ठीक है। जब निकालोगे tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ना आएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 0.2 और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन निकालने के लिए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल कितना आ गया 0.2 अपॉन एल कितना आ गया है बेटा, एल आ चुका है आपके पास 5, एल कितना आ चुका है अपने पास 5, ठीक है। तो एक काम करें, इस पॉइंट को आगे लेके जाते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को दो बार आगे लेके जाऊंगा तो 20 10 टू द पावर -2 और नीचे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा 4 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो अपने पास जो शेयरिंग स्ट्रेन आएगा, अपने पास जो शेयरिंग स्ट्रेन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 10 टू द पावर -2, 4 10 टू द पावर -2, इसका मतलब 0.04 कितना आ जाएगा बेटा 0.04। ये आपका पहला आंसर डन हो चुका है, डब्बे में डाल दो इसको डब्बे में डाल दो। ये आपका पहला जो आंसर है वो डन हो चुका है, शेयरिंग स्ट्रेन का आंसर डन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है आपसे, कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेस ऑल्सो पूछा हुआ है। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि यार एक काम करते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस, अगर आप ये सोचें कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो मैं यहीं से निकाल देता हूं, बट तुम इसमें फंस जाओगे। अब पता है कैसे फंसोगे तुम, देखो अगर आप यहां से निकालने के लिए जाएंगे शेयरिंग स्ट्रेन यू नो ऑब्वियसली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जी की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर जी की वैल्यू नहीं पता है तो इस वाले फॉर्मूले से तो शेयरिंग स्ट्रेस निकालने से नहीं रहा, ठीक है। आई बात समझ। तो अपने को अब क्या करना है, निकालना तो है शेयरिंग स्ट्रेस, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज करेंगे, तो बेटा आप यूज करेंगे कॉमन सेंस, ठीक है। अगर आपसे कोई स्ट्रेस की बात करे तो स्ट्रेस इज बेसिकली प्रेशर। अगर कोई आपसे स्ट्रेस की बात करे, शेयरिंग स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली प्रेशर ना, और प्रेशर की अगर कोई आपसे बात करेगा तो प्रेशर के बारे में तो आप जानते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है ना तो मैं जी वाले फॉर्मूले पे तो नहीं जा सकता, बिकॉज जी मुझे पता नहीं है। तो मेरे पास अप्रोच जो बचेगी वो क्या बचेगी कि एक काम करो, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फोर्स अपॉन एरिया। हमने बोला बहुत बढ़िया, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बेटा ये फोर्स कितने का है, 8 न्यूटन का है।
फोर्स कितने का है, 8 न्यूटन का है। अब एरिया कितना होगा यार, ये जो क्यूब तुमने बना के रखा है ना, इस क्यूब का तुमको निकालना है एरिया। अब भाई उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक फेस का एरिया कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक फेस का एरिया कितना है। तो यहां तो बहुत सारा चीजें मैं लिख चुका हूं, एक काम करता हूं, इसका एरिया मेरे को निकालना है तो ये वाले पूरे फेस का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ये वाले पूरे फेस का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। अगर इस पूरे फेस का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन साइड का स्क्वायर कर देंगे। एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब काफी लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, वो सिर्फ 25 लिख के छोड़ देंगे। भाई साहब अगर 8 न्यूटन में लेके रख रहे हो, मतलब एसआई यूनिट, तो एरिया ऑल्सो हैज टू बी इन द एसआई यूनिट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटी मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -2, और एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 8 अपॉन नीचे क्या आएगा पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका भी स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4। जब इसको ऊपर लेकर के आऊंगा ना तो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 25, नीचे कितना आ जाएगा बेटा सिर्फ 25। तो आप यहां पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 800 10 टू द पावर 2। अब ये अपन ने क्या करा बेटा, 8 10 टू द पावर 4 था तो इसको मैंने लिख दिया 800 10 टू द पावर 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, नीचे कितना आ जाएगा 25। भाई 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तो 4 इंटू 8 मतलब कितना 32 हो गया 32। तो ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 2। इसका मतलब सिंपल सी बात है 3200 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे अगर शेयरिंग स्ट्रेस पूछा हुआ था, यहां पे जो आपसे शेयरिंग स्ट्रेस पूछा हुआ था, वो शेयरिंग स्ट्रेस का अपना आंसर कितना आ जाएगा 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्योंकि स्ट्रेस है ना तो ये प्रेशर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। ये अपने पास दूसरा वाला फंडा भी क्लियर हो चुका है। दूसरा वाला फंडा मतलब 3 चीज पूछ के रखी थी ना, स्ट्रेस पूछ के रखा हुआ था, स्ट्रेन पूछ के रखा हुआ था, स्ट्रेस पूछ के रखा हुआ था, स्ट्रेन पूछ के रखा हुआ था, और जी की वैल्यू पूछ के रखी थी, ठीक है। तो स्ट्रेस वो निकाल स्ट्रेन वो निकाल दिया, स्ट्रेस ये निकाल दिया। ऑप्शन मैच कर लें क्या, 0.04 और हाँ ऑप्शन बी तो नहीं है, ठीक है। और ऐसा मैच करने वाला बस ऑप्शन ए ही लग रहा है। बस एक बार जी की वैल्यू फिगर आउट कर लें। मान लो तुम्हारा स्ट्रेन मैच कर गया, स्ट्रेस मैच कर गया, लेकिन अगर जी की वैल्यू मैच आउट नहीं कर रही है तो फिर यू नीड टू टेक ऑन नन ऑफ द अबव। आया समझ? तो इसलिए एक बार अपन बस आखिरी में चेक कर लें कि जी की वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। स्ट्रेन आ गया है 0.04 डन, और स्ट्रेस आ चुका है 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आ जाते हैं तीसरी चीज जो निकालनी है, वो निकालना है आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन। इन दोनों का प्रॉपर रेशियो ही तो कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो भैया कैपिटल जी इज इक्वल्स टू, भाई शियरिंग स्ट्रेस कितने का आया था, शियरिंग स्ट्रेस अपना आ चुका था 3200 न्यूटन ना मेरे ख्याल से, हाँ जी 3200 न्यूटन, और वो 0.04, तो 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे स्ट्रेन कितना आ रहा है 0.04। तो उसको सॉल्व करके 4 10 टू द पावर -2 आया था, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर लें, 4 10 टू द पावर -2 सही बात है, सही चल रहा है इतना। तो यहां जब इसको सॉल्व आउट करोगे ना भैया, तो जी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 800, 8 10 टू द पावर 2 और -2 को ऊपर उचका दो तो ये +2 वापस से आ जाएगा। तो जी कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4, और ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर अपने पास जी की वैल्यू भी जो है वो डन हो चुकी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। तो 8 10 टू द पावर 4, अब जरा चेक कर ले, 8 10 टू द पावर 4 बिल्कुल सही बात है। तो इत्मीनान से आप टिक लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस पे तो आप टिक लगाएंगे ही, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके होंगे। अब पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, आपका डिटेल्ड सोल्यूशन है बेटा, ये आपका डिटेल्ड सोल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया, चलो बेटा हो गया हो गया हो गया।
अब उसके बाद आ जाओ अगले वाले पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, इसको फिर निपटाया जाएगा। इसका आपका आंसर पूरा कंप्लीटली आ चुका है। अब इसे गायब करते हैं बेटा। अब जल्दी आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछी है। अब आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, नीचे क्या आता है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नीचे क्या आता है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलिए, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना। अब सवाल के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। भाई इसको देख करके तुम्हारे चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जानी चाहिए कि यहां पे परफेक्टली रिजिड बॉडी का जो ये शब्द यहां पे यूज किया है, इसका मतलब क्या है? भाई साहब, परफेक्टली रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे आप नो मैटर किस मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नो मैटर किस मैग्नीट्यूड का आप डिफॉर्मिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता उस बॉडी पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, वो बॉडी टस से मस नहीं होगी, वो बॉडी जरा सी भी डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी की खास बात ये होती है कि द परफेक्टली रिजिड बॉडी आइडियल है। पहली बात तो ये shows no deformation under whatever amount of deforming force। आया समझ? ठीक है, तो भैया ये वाली कहानी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये पूरी बात क्लियर करते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is applied on a body of length 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एज 1 सेंटीमीटर। ये तीन डेटा किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? बिकॉज एक बहुत शानदार चीज यहां पे लिखी हुई है कि द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब इसका आंसर कैसे कोट करोगे? अब देखो बेटा, इसका आंसर कैसे लिखोगे? इफ अ बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है, इफ अ बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, इफ अ बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, कोई बॉडी अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में वो बॉडी बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगी अंडर एनी गिवन फोर्स। इफ अ बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बॉडी, देन इट शोज नो डिफॉर्मेशन। ठीक है, देन इट शोज नो डिफॉर्मेशन, देन इट शोज नो डिफॉर्मेशन। बॉडी कोई भी डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगी। देन इट शोज नो डिफॉर्मेशन अंडर एनी मैग्नीट्यूड, अंडर एनी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अंडर एनी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आप उस बॉडी पर कितना भी फोर्स अप्लाई करो, बॉडी अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगी, बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मेरे ख्याल से इतनी बात दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, अगर बॉडी ने कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं करा, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन लेंथ। दैट इज, अगर हम यंग्स मॉड्यूलस से कंसर्न है तो दैट इज देयर इज नो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा एल 0 हो जाएगा तो अब बात धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है क्या पूछा था? आपसे पूछा है यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू। सवाल एक बार देख लो बेटा अच्छे से, सवाल एक बार बहुत ही अच्छे से देख लो, नजरें गड़ा करके कि एग्जैक्टली यहां पे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा? यंग्स मॉड्यूलस की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? अब जरा गौर करो, अगर डेल्टा एल की ही वैल्यू 0 हो चुकी है तो यंग्स मॉड्यूलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब चलना, प्रेशर ही तो है, अपॉन नीचे क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, देखो भैया, अप्लाइड प्रेशर कांस्टेंट है, उसके बाद ओरिजिनल लेंथ ये भी कांस्टेंट होंगे, तो अप्लाइड प्रेशर और ओरिजिनल लेंथ आर कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अब ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो इसका चेंज इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा एल टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? 0।
आया समझ कि नहीं आया? डेल्टा एल टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? जीरो। अगर डेल्टा एल टेंड टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा तो भैया यहाँ पे जो यंग्स मॉड्यूलस है ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर ये जीरो तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। वाई क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी, इज इंफिनिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कहां पहुंच गई बेटा? यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पहुंच चुकी है इंफिनिटी पे। कहां पहुंच चुकी है? इंफिनिटी पे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे जो सवाल था आपके सामने पोस्ट कि भैया यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। ये बात मुझे चमक गई थी परफेक्टली रिजिड बॉडी का शब्द सुनते से ही। ठीक है, आइए वाली बात समझ में। चलो ठीक है, काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे, टिक लगा लो ऑप्शन सी के ऊपर। ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो ठीक है, ये वाला केस अपना डन हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्टील एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ। अच्छा, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों ऑफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम वेट। सेम वेट, वेट का मतलब फोर्स होता है, पता है ना? पता है ना? पता है ना? वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब फोर्स होता है। तो भैया दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, उसको स्ट्रेच करा गया है बाय द सेम वेट, वन आफ्टर द अदर। ओके, यंग्स मॉड्यूलस ऑब्वियसली दोनों का अलग होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है, पहला वाला स्टील है और दूसरा वाला कॉपर है। तो यंग्स मॉड्यूलस जो स्टील का है वो ये गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस जो कॉपर का है वो ये गिवन है। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो भैया इंक्रीज इन दी लेंथ मतलब डेल्टा एल, ठीक है, और उसका भी रेशियो। तो पहले किसका आएगा? पहले जिसका नाम गिवन था, पहले स्टील का नाम गिवन था, तो स्टील का मतलब स्टील की लेंथ में क्या चेंज आया अपॉन कॉपर की लेंथ में क्या चेंज आया, इसका डेफिनेट रेशियो जो है ना, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। आई बात समझ? आई बात समझ? तो जो चीजें गिवन है एक बार जरा उसको लिख लिया जाए, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं। तो स्टील एंड कॉपर ऑफ सेम लेंथ, एरिया और वेट, लेंथ एरिया और वेट, लेंथ एरिया और वेट। चलो भैया, तो यहां पे लेंथ एरिया वेट, ठीक है, ये इज कांस्टेंट फॉर स्टील एंड कॉपर। स्टील और कॉपर के लिए लेंथ एरिया और वेट जो है दीज आर बेसिकली कांस्टेंट, एल ए और एफ जो है वो कांस्टेंट है। अब आपसे ये पूछा है कि अच्छा गिवन क्या है एक और चीज, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का है 2 10 टू द पावर 11, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का है 2 10 टू द पावर 11, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का है 2 10 टू द पावर 11 और यंग्स मॉड्यूलस कॉपर का है 1.2 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ, डेल्टा एल एस डेल्टा एल सी। डेल्टा एल एस मतलब इंक्रीज इन द लेंथ फॉर स्टील और इंक्रीज इन द लेंथ फॉर कॉपर, इसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है। भाई एक बात तुमको बताऊं, पहले बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जाओ, ठीक है, पहले जाओ बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, बेसिक फॉर्मूला। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला या नाउ बाय द फॉर्मूला वी हैव, हमें एक बात समझ में आती है बेटा। वो कौन सी बात हमको समझ में आती है कि यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ना, वो बेसिकली स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ऊपर आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ। ऑब्वियसली एल से एल नहीं कटता है, ऊपर वाला एल होता है इनिशियल लेंथ और ये डेल्टा एल का मतलब होता है इंक्रीज इन द लेंथ या फिर चेंज इन द लेंथ। ठीक है, तो वो एल से एल नहीं कटता है। नाउ जरा फोकस किया जाए, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखो यार, एफ एल और ए, एफ एल और ए ये तो कांस्टेंट है, एफ एल और ए ये तो कांस्टेंट है। तो यहां पे ना देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल,
यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1/Δl या यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। बेसिक कॉमन सेंस बेसिक फॉर्मूले को देख के हमको समझ में आ रहा है, और एफ एल और ए तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, इक्वल टू लगा दो, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। चलेगा आप लोग को इतना, तो के अपॉन डेल्टा एल। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, यहां तक तो कोई बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलो यंग्स मॉडुलस का ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला आ चुका है। नाउ आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एल एस अपॉन, मतलब चेंज इन द लेंथ ऑफ स्टील अपॉन चेंज इन द लेंथ ऑफ कॉपर, ये रेशियो पूछा हुआ है। तो मैं एक काम कर सकता हूं आप लोग के लिए, इसको ना ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर मैं यंग्स मॉडुलस निकालता हूं कॉपर का, तो के अपॉन डेल्टा एल फॉर कॉपर ये आ जाएगा। ठीक है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं यंग्स मॉडुलस निकालता हूं स्टील का, तो के अपॉन ये अपने पास क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ फॉर स्टील हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंड इक्वेशन। क्या बोल सकता हूं इसको, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी। तो डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी चाहिए, तो भाई डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। तो जैसे आप फर्स्ट को डिवाइड करोगे ना बेटा सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ, तो यहां पे क्या बचेगा, के अपॉन डेल्टा एल सी। ठीक है, ये फर्स्ट का राइट हैंड साइड, इसको डिवाइड करो मतलब पलट के मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एल एस अपॉन के इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करा है सेकेंड इक्वेशन से, तो यहां पे आ जाएगा वाई सी और यहां पे आ जाएगा वाई एस। ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक चल रहे हैं। ठीक है, अब जिसको जाना है उसको जाना है, दैट इज के और के अब ये हमारे बीच नहीं रहने वाले। तो जो आपसे रिक्वायर्ड था, जो आपसे पूछा था, वो आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा सी ये आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो नाउ अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो डेल्टा एल एस मतलब चेंज इन द लेंथ ऑफ स्टील अपॉन चेंज या इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या बचेगा, वाई सी अपॉन वाई एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर और यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो देयरफॉर डेल्टा एल स्टील डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई एस। और वाई सी कितना आ गया था, वाई सी कितना आ गया था, 1.2 10 टू द पावर 11, 1.2 10 टू द पावर 11। और नीचे अपने पास क्या आ रहा है बेटा, वाई एस आ रहा है, वाई एस आ रहा है, और वाई एस कितना आ चुका था, 2 10 टू द पावर 11। कोई दिक्कत नहीं है, 2 10 टू द पावर 11। भाई काटा पीटी यहां मचा दो, उसके बाद क्या बचेगा, 1.2 अपॉन 2 बचेगा। क्या बचेगा, 1.2 अपॉन 2। भाई काम करो ना, निपटाओ उसको 0.4 से। कहां से, 0.4 से। तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर और 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। सो दिस 3/5 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। काम खत्म हो गया। दिस 3 ओके, ये तो उसके ऊपर से निकल जाएगा ना। क्या ये पॉसिबल है कि अंदर आ पाइए, आ गया, आ गया भैया, आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर कितना आ गया है, 3/5। इट्स एज सिंपल एज दैट। चेक कर लेंगे, 3/5 है आंसर में। क्या बात है, आया पूरा फंडा समझ में, पक्का आ गया। तो सवाल को पढ़ते पढ़ते क्या चीज मैंने फिगर आउट करी, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत जबरदस्त। ठीक है, निपटाते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी पे प्लीज टिक लगाइए, 3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आपने टिक लगा लिया, और ये रहा इसका प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। इसको मैं जरा सा ना बीच में सेपरेशन दे देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको नोट कर पाए। जरा इसको सेपरेशन दे दें अपन। हाँ भैया, ठीक है, पहले ये वाला हिस्सा, उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो चलो, बहुत शानदार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। A sphere contracts in volume by 0.02%। ठीक है, तो स्फीयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो यंग्स मॉडुलस की बात तो नहीं चल सकती, ना ही शेयर मॉडुलस की बात चलेगी। क्यों, क्योंकि यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, ये आता है प्रेशर
अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो ऊपर चला गया। उसके बाद बल्क मॉडुलस के अंदर आता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और शेयरिंग स्ट्रेन में तो भैया वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, अपॉन नीचे आता है टेंजेंशियल स्ट्रेन, तो वो अलग मसला होता है। तो वॉल्यूम वाली बात वहां पे तो नहीं आ रही है, वॉल्यूम वाली बात कहां पे आ रही है, ये तो इन्वॉल्व होने वाला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है। तो जस्ट अ हिंट। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ अ सी 2 किलोमीटर डेप्थ, ठीक है। किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर्स में, क्या हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1g/cc लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है बेटा, ये वाला g और ये वाला g इज नॉट द सेम। कई लोग कई दफा यहां पे गलती कर देंगे, ठीक है। कई लोग यहां पे कई दफा जो है गलती कर देते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो 1 ये जो लिखा है ना बेटा, इसमें इसका मतलब होता है 1 ग्राम पर सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और ये वाला जी जो है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अलग अलग है बेटा, बहुत भारी अंतर है। तो ये जो 1g/cc है, दिस इज 1 ग्राम पर सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसमें भी जो ये सेंटी लिखा हुआ है, उसमें भी जो ये सेंटी लिखा हुआ है, इस सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। आई मेरी बात समझ, पक्का श्योर हो, ठीक है। निपटाते हैं उसको, ठीक है। अब एक बार जरा इस सवाल को देखो, ये एक बार सेल्फ ट्रायल है क्वेश्चन है भाई साहब, बन गया तो बहुत शानदार। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर के डाल दीजिएगा। ये मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। इस सवाल को आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल करके आ गए होंगे, ठीक है। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं। अ स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.02%, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, यहां गौर करना अच्छे से, डेल्टा V/V इफ द स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब फ्रैक्शनल चेंज कितना आ रहा है उसके वॉल्यूम में। तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब वो श्रिंक हो रहा है, तो वैसे कायदे से माइनस यहां पे आएगा, ठीक है। और वो भी कितने परसेंट से हो रहा है, तो वो हो रहा है 0.02% से। तो ये ऐसा हो जाएगा 0.02 पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100, ठीक है। तो डेल्टा V/V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02/100, ये आएगा निगेटिव में। पहली बात तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ अ सी 2 किलोमीटर डीप, ठीक है। यहां पे एक सी होगा जिसके 2 किलोमीटर नीचे लेके चले गए। जब 2 किलोमीटर नीचे लेके चले जाएंगे ना बेटा, तो यहां पे जो डेप्थ है, मतलब जो एच की वैल्यू होगी, मैं उसको डी भी ले सकता हूं डेप्थ के हिसाब से, मैं उसको हाइट की तरह भी मेजर कर सकता हूं, तो मैं उसको एच बोल देता हूं। वो 2 किलोमीटर था, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद जो चीज गिवन है वो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं डेंसिटी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, मैं डेंसिटी को यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। डेंसिटी यहां पे गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि यार डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ऐसी बात है तो डेंसिटी की जो यूनिट कायदे से आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए बेटा, मास के लिए अपन क्या यूज करते हैं, किलोग्राम्स यूज करते हैं, अपॉन वॉल्यूम के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे बेटा, मीटर क्यूब यूज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट करते हैं इसको। भाई पहली बात है, एक बात सुनना, 1 ये ग्राम था, पहले से कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, ठीक है। तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले 10⁻⁻³ तब जाकर के ऊपर मैं इसको केजी लिख पाऊंगा। आया समझ, पर का मतलब डिवाइड, और नीचे लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, सेंटीमीटर का क्यूब लिखा हुआ है। अब जरा इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसका कन्वर्जन कैसे चलने वाला है जरा गौर करो। ऊपर तो आ रहा है 10⁻³ kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे आना चाहिए मीटर क्यूब। नीचे क्या आना चाहिए, मीटर क्यूब। अब जरा गौर करो, नीचे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻², और बाकी मीटर, तो क्यूब लगाना है, क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 10⁻³ किलोग्राम
नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁻² का क्यूब करना है, मतलब 10⁻⁻² इंटू 3 करेगा तो -6, और यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब है। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे अपन 10⁻6 माइनस 10 मतलब 10⁻6 इंटू 10⁻³ करेगा ना, 10⁻6 इंटू 10⁻³ करेगा तो 10⁻³ बचेगा, और ऊपर बचेगा किलोग्राम और नीचे बचेगा मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब डेंसिटी जो गिवन है अपने को 1 ग्राम पर सीसी, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी द डेंसिटी, मतलब रो हो जाएगा ये, ठीक है। अब सर यहाँ पे रो का रिक्वायरमेंट क्या है, एक बात सुनना, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पे जब बल्क मॉड्यूलस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, बल्क मॉड्यूलस की, आपको निकालना है बल्क मॉड्यूलस। तो जरा एक बात पे गौर करना, bulk modulus of elasticity is basically normal stress, obviously bulk modulus of elasticity is basically normal stress अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यार नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब बेसिकली क्या है, प्रेशर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा एक काम करूं क्या, डेल्टा वी अपॉन वी को मैं जब नीचे ही लिखना है तो नीचे लिख दूं ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू मुझे मालूम थी ना यार, जब इसकी वैल्यू मेरे को मालूम ही है तो मैं लिख दूंगा उसको एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। तो अब ये प्रेशर को जरा खोलना पड़ेगा। अब जरा गौर करना, ये जो प्रेशर है ना बेटा, अगर किसी बॉडी को मैं लिक्विड के अंदर इमर्स कर देता हूं जिसमें डेप्थ है h के बराबर, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, और डेंसिटी अगर उस लिक्विड का रो के बराबर है, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है h रो g। जो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है h रो g, ठीक है। तो देयरफॉर ये लिक्विड्स के अंदर अपन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो के बराबर, अगर उस लिक्विड के अंदर h डेप्थ नीचे अगर एक पॉइंट रखा हुआ है, तो उस पॉइंट पर जो ये पूरे लिक्विड का प्रेशर काम करेगा ना, वो हो जाता है h रो g के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पे प्रेशर कितना हो गया, h रो g अपॉन नीचे क्या आ रहा है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले तो डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को भरना स्टार्ट करते हैं। h कितना है, h था तुम्हारे पास 2 किलोमीटर का डेप्थ, ठीक है। तो 2 उसके बाद किलो मतलब 10⁻3, ठीक है। ये आ गया अपने पास h आ गया, क्या आ गया अपने पास, h आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसके डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे कहीं गिवन थी, यहाँ निकाल ली थी डेंसिटी 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यह कितना आ गया था, 10⁻3। तो h आ गया, रो आ गया, उसके बाद g मतलब क्या, 10 h रो g अपॉन नीचे अपन करने वाले हैं यहाँ पे बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या करने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो आया था ना, मैं इसकी सिर्फ वैल्यू लेके चलूंगा, तो 0.02, और जो ये अपॉन में 100 जाएगा वो चले जाएगा ऊपर, ठीक है। ये जो अपॉन में 100 जाएगा वो चले जाएगा ऊपर, मतलब 10⁻2 कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया ऊपर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां से निकल करके आने वाली है, वो क्या आने वाली है, एक बार जरा पावर टू पावर खेल लेते हैं, नंबर को जरा अभी रखते हैं नीचे, ठीक है। ये जो 0.02 है ना, इसको मैं चाहूं तो अभी ऑब्वियसली मैं 2 10⁻⁻2 कर सकता हूं। यहां तक कोई बुरा नहीं मान रहा होगा, इसको मैंने 2 10⁻⁻2 कर दिया, इसका 2 मैंने छोड़ दिया, उसके बाद 10 की पावर खेल लेते हैं एक बार। ये कितना, 9 हो गया, सही बात है, सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक काम करो, 2 से 2 तो निपट ही चुका है, तो जब 2 से 2 निपट ही चुका है तो कट गया वो, इस 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाओ 10⁻+2, ठीक है। अब 10⁻9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻2 से, तो क्या बचेगा 10⁻11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 10⁻11 बचेगा, और ऑब्वियसली बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस ये रहा आपके पास फाइनल कंप्लीट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली कहानी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टिक लगा दे इसके ऊपर भाई। 10⁻11 ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन, जो है वही ऑप्शन सटीक तरह से बैठ जाएगा। तो पहला मेरा जो इंटेंशन ये है, या मेरा जो मानना है वो ये है कि आप ना जो चीजें इस वाले स्क्रीन पे लिखी हुई है ना पूरी की पूरी, जहां पे आपको मेजरली डेंसिटी जब गिवन होती है g/cc मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में, तो उसे कैसे कन्वर्ट किया गया है स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। एक बार जरा इसको नोट करो, उसके बाद मेन सोल्यूशन के ऊपर आना। तो जरा इसको नोट करो पहले, 3 2 1,
रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार। अब उसके बाद फिर आप इसके सॉल्यूशन पे आइए। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो ये वाला क्वेश्चन तो अपना पूरा हो चुका है भाई साहब, डन। ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका है। बिना समय लगाए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कहां पे आ गए इस बार? अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ दिस मच, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाय दिस मच, फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके ओके ओके, मतलब अल्टीमेटली जो आपको फाइंड आउट करना है वो तो आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अल्टीमेटली जो आपको फाइंड आउट करना है वो तो आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में आप एक चीज जानते होंगे बिल्कुल शानदार तरह से कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या होता है बेटा? इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी। तो भैया जरा गौर करो भाई, किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है ना, उसका तरीका क्या होता है? उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? उसकी वॉल्यूम के फाइनल वैल्यू माइनस वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू। इतनी सी बात होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये रहा। अब सवाल के अकॉर्डिंग प्रेशर गिवन है 5 10 टू द पावर 5, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में प्रेशर का फिलहाल तो मुझे कोई रोल यहां पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल में एक बहुत ही कंडीशन इंपोज कर दी है, बहुत ही प्यारी सी, कि ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाय 1%। इतना जबरदस्त, इतना इवन, हर तरफ से इतना शानदार प्रेशर अप्लाई करा गया है कि इस क्यूब का जो हर एक साइड है ना वो 1% रिड्यूस हो गया है। इसका हर एक साइड जो है वो 1% से रिड्यूस हो चुका है। अगर ऐसी कहानी है तो क्या होगा? जरा गौर करिए, सुनिए 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 सुनिए। ईच साइड is shortened. Each side is shortened by 1%. अगर एक साइड शॉर्ट कर दिया गया है, हर एक साइड को शॉर्ट कर दिया गया है 1% से, तो वहां पे अब इवेंचुअली क्या होगा पता है? सुनना जरा अच्छे से। अगर ऐसा होगा ना तो बेटा जो फाइनल लेंथ बचेगी ना वो कितनी बचेगी? देखो, जितनी इनिशियल लेंथ थी उतनी तो रहेगी, उसमें से बट माइनस होगा। क्यों? बिकॉज नाउ इट इज शॉर्टेंड ना, तो इनिशियल लेंथ में से माइनस होगा। सर कितना माइनस होगा? 1%। तो 1 पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब सेंचुरी, 1% ऑफ व्हाट? तो बेटा इसका जो लेंथ शॉर्ट हुआ है ना वो 1% शॉर्ट हुआ है। तो 1% किसका? इनिशियल लेंथ का ना। किसका? 1% इनिशियल लेंथ का। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी जो है ना वो है 2 लाख पर मंथ। ठीक है, अगर आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी अगर 2 लाख पर मंथ, और मैं अगर आपको बोलता हूं कि आपकी सैलरी को ना इंक्रीज कर दिया गया है 10% से। ठीक है, अगर आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है 10% से, तो आपकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी? तो भैया जितनी आपकी सैलरी इनिशियली थी उसमें ही ऐड होगा ना। क्या ऐड होगा? उसमें ऐड होगा 10% ऑफ। भाई किसका 10%? तुम्हारी ही बेस सैलरी का 10%। तो फिर तुम्हारी बेस सैलरी कितनी थी पर मंथ की? 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,20,000 पर मंथ। आया समझ की नहीं आया? तो अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो आपकी बेसिक सैलरी में ही मतलब बेसिक वैल्यू में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? पक्की बात है। ठीक है, अब जरा गौर करो। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? इनिशियल लेंथ यहां डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे कितना परसेंट? 1%। किसका 1%? इनिशियल वैल्यू का 1%। ठीक है, चलो भाई साहब, तो लेंथ फाइनल इज इक्वल टू, जरा गौर करें, 100 LI माइनस LI मतलब 99 LI अपॉन 100। तो लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 100। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको भली भांति समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए क्या कार्यक्रम करना पड़ेगा? आपको बताया था डेल्टा वी अपॉन वी। तो भैया जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है
जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। जब मैं उसको तोड़ूंगा अच्छे से, ठीक है, जब हम इसको तोड़ देंगे अच्छे से तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बचेगा बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, वी एफ अपॉन वी आई, इसको लिख देना वी एफ अपॉन वी आई, फाइनल अपॉन इनिशियल, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। माइनस क्या हो जाएगा बेटा, वी आई अपॉन वी आई मतलब 1, ठीक है, इतनी सी बात चल रही है। तुमने बोला बहुत शानदार, मैंने भी बोला बहुत बढ़िया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अरे एक बात तो सुनो, ये जो वी एफ लिखा हुआ है ना, ये जो वी एफ लिखा हुआ है, इसको मैं अगर चाहूं ना तो लेंथ फाइनल का क्यूब भी कर सकता हूं, बिकॉज वॉल्यूम वैसे भी क्या होता है, लेंथ का क्यूब ही होता है ना। अब नीचे लिखा है वी आई, तो मैं इसको लेंथ इनिशियल का क्यूब भी कर सकता हूं ऑब्वियसली, ठीक है। माइनस कर देंगे अपन यहां से 1, क्या कर देंगे अपन, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 1, ठीक है। अब जरा गौर करना इस पर अच्छे से, इत्मीनान से ध्यान देना बेटा, गलती मत करना। अब जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको दरअसल ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल का क्यूब, LF का क्यूब अपॉन LI का क्यूब -1 था, तो LF अपॉन LI का क्यूब -1 कर दो, कुछ इस तरह से कर दो। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, सही चल रहा है, सटीक चल रहा है, ठीक है। अब LF अपॉन LI की तो वैल्यू मिल चुकी है ना, LF अपॉन LI की वैल्यू क्या है, 99 अपॉन 100 है। तो भैया जो अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, जो अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है वो कितना आ जाएगा बेटा, अब LF अपॉन LI की वैल्यू आ चुकी है 99 अपॉन 100, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब कर देंगे, -1 करना है, -1 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब बेटा इसमें अपन एक और काम कर सकते हैं, सुनो तो, ये जो 99 अपॉन 100 लिख के रखा हुआ है ना, उसका क्यूब चल रहा है, चलने दो। इसका जो ये लिखा है ना 99 अपॉन 100, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 100, इसका क्यूब -1, ये मैंने क्या करा है बेटा, 99 अपॉन 100 को लिख दिया मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 100 का क्यूब -1, सॉल्व कर ले इसको तो 100 माइनस 1 99 अपॉन 100 ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। इतने लंबे का क्यूब कहाँ निकालोगे भैया, इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब एक तुमको सिंपल सी बात मैं सिखाता हूँ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल थ्योरम की, 1 माइनस एक्स की पावर n अगर होता है तो आप इसको 1 माइनस nx लिखते हो। आया कुछ याद, आया कुछ याद, जहां पे ना x की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है तो आप इसको 1 माइनस nx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही है, 1 माइनस एक्स की पावर n है तो मैं इसको 1 माइनस nx लिख दूंगा। तो भैया अपने पास जो अब बचेगा ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो क्या बचेगा, अपने पास जो बचेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो क्या बचेगा, जरा गौर करना, 1 माइनस 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 100, सही जा रहा हूं, और बगल में था -1 तो बगल में आएगा -1, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1 तो निपट जाएगा, बचेगा -3 अपॉन 100, बचेगा -3 अपॉन 100, तो -0.03, बस इतनी सी बात है। तो भाई अगर लेंथ को शॉर्ट एंड करा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज तो नेगेटिव ही आने वाला है, बिकॉज वो कंप्रेशन वाला चेंज था, तो -0.03, अगर वैल्यू वाइज चलेंगे तो 0.03, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में -0.03 है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन कंप्रेशन को भी अकाउंट में लेके रखा हुआ है, ठीक है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई, तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया, ठीक है बेटा, बहुत शानदार, टिक तो लगा लिया होगा 0.03 माइनस में। और फिर इसको लिखने से पहले ना एक बार तुम जरा, ये प्री रिक्विजिट है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम होता है जो कि हमने अप्लाई करा है, तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है, चलो बहुत शानदार। अब जरा इसका फाइनल आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अगले वाले क्वेश्चन पे अपन आने वाले हैं, ठीक है। तब तक जरा मैं क्या करता हूं, इसको निपटा देता हूं, ये निपट चुका है अपना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया, चलो बहुत जबरदस्त, क्वेश्चन डन हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन।
अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू वायर ए एंड बी, दो वायर है जिसमें रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2:1, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स भी सेम कर दिया गया है, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ विल बी। भाई लेंथ के इंक्रीज की बातचीत चल रही है, मतलब यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब जो कुछ भी गिवन है उसके अनुसार जरा यहाँ पे चल दिया जाए, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, ठीक है। तो अगर मटेरियल सेम है ना तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होने वाला है। अगर मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब यह है कि जितना यंग्स मॉड्यूलस पहले वाले का उतना यंग्स मॉड्यूलस दूसरे वाले का। जब दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम ही है तो लेट्स से अपन उसको y बोल देंगे ना, लेट्स से अपन उसको क्या बोल देंगे, अपन उसको y बोल देंगे। तो रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ का रेशियो जो है वो 1:2 है, लेंथ का जो रेशियो है वो 1:2 है, मतलब a का लेंथ अपॉन बी का लेंथ का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये पहली इक्वेशन, ठीक है, ये पहली चीज गिवन है अपने को। उसके बाद कुछ गिवन है एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, या डायमीटर का रेशियो मैं लिखने को तो ऐसे लिख दूंगा कि ए का डायमीटर अपॉन बी का डायमीटर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2:1। डायमीटर का रेशियो कितना बोल के रखा है, 2:1, लेकिन एक बात है कि मुझे काम पड़ता है रेडियस का। अब डायमीटर क्या होता है, दिस इज ट्वाइस द रेडियस, तो रेडियस ऑफ ए ट्वाइस द रेडियस ऑफ रेडियस बी, तो अल्टीमेटली रेडियस का रेशियो भी तो वही आ गया ना, अल्टीमेटली रेडियस का रेशियो भी तो वही आ गया ना, 2:1, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, रेडियस का रेशियो लिख देता हूं 2:1, रेडियस का रेशियो 2:1, आर ए अपॉन आर बी लिख देता हूं मैं 2:1। ये बन गए अपने पास इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यंग्स मॉड्यूलस सेम था बिकॉज मटेरियल सेम था, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब फोर्स बराबर लगा दिया। तो एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। या अगर दोनों स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स ही लिखना है ना, तो जितना फोर्स ए पर है उतना ही फोर्स बी पर है, तो मैं उसको एफ ही बोल दूंगा। जब दोनों का फोर्स सेम है तो मैं उसको एफ ही बोल दूंगा, चलेगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो यहाँ पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, मतलब इंक्रीज इन द लेंथ फॉर पहला वाला मतलब ए वाला अपॉन इंक्रीज इन द लेंथ फॉर दूसरा वाला मतलब बी वाला, ठीक है। ये आपको चाहिए। अब एक बात सुनो जरा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बेसिक फॉर्मूला पे जाते हैं, किसका बेसिक फॉर्मूला बेटा, यंग्स मॉड्यूलस का बेस फॉर्मूला। किसका बेसिक फॉर्मूला बेटा, यंग्स मॉड्यूलस का बेसिक फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे लेंथ में आ रहे हैं चेंजेस, और लेंथ में चेंजेस अगर आ रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है कि मैं शेयरिंग स्ट्रेन पे जाऊंगा, यहाँ पे लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम में आता तो मैं बल्क मॉड्यूलस पे जाता, लेकिन अगेन लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं तो यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया के बारे में पता होना चाहिए। एरिया क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल वायर है तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, विच इज पाई इंटू आर का स्क्वायर, विच इज पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये मैंने स्ट्रेस लिखा है, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। नीचे क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब डेल्टा एल मैं यहां से निकालूंगा, जब डेल्टा एल में यहां से निकालूंगा तो एफ एल अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन यंग्स मॉड्यूलस पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सटेंशन इन द वायर, या जनरल फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन द लेंथ। आया समझ, जनरल फॉर्मूला फॉर इंक्रीज या चेंज इन द लेंथ, ठीक है। इतनी सी बात होती है। अब जरा गौर करें, आपको डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी चाहिए। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी चाहिए। तो भाई फोर्स दोनों पे सेम लगा के रखा है, लेंथ पहले वाले वायर का कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। यंग्स मॉड्यूलस दोनों का सेम है, पाई में कोई टेंशन होती नहीं है। भाई साहब रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब मैं ए की बात कर रहा हूं, जब मैं ए की बात कर रहा हूं तो रेडियस में ले लूंगा ए का और उसका स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको डिवाइड करना है डेल्टा एल बी से, किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एल बी वाले वायर के लिए, तो इसी चीज को पलट के मल्टीप्लाई कर दो। यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा,
पाई सेम होगा, रेडियस बी का उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, फोर्स सेम होगा, लेंथ लेना पड़ेगा बी का। लेंथ किसका लेना पड़ेगा बेटा, बी का लेना पड़ेगा। अब जरा एक काम करते हैं, यहां मचाते हैं अपन काटा पीटी, तो जो बचेगा कटने के बाद वो क्या होगा बेटा, एफ और एफ हमारे बीच नहीं रहे, वाई पाई ये जो था ये भी निपट चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो एल ए अपॉन एल बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। एल ए अपॉन एल बी, भाई डेल्टा एल ए का मतलब इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए, बट एल ए का मतलब इनिशियल लेंथ है, ठीक है। डेल्टा एल बी का मतलब इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बी, लेकिन एल बी का मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ बी, ठीक है। अब जरा गौर करो, डेल्टा एल बी नहीं, डेल्टा एल ए ऊपर है और नीचे डेल्टा एल बी आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल ए अपॉन एल बी। एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, बस 1/2 पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर करना है, आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर करना है, बट यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी है तो उसको पलट दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो 2:1 था, ये आ जाएगा 1:2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और बेटा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसका मतलब इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए अपॉन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बी वाला वायर इज इक्वल टू 1/8, इज इक्वल टू अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। और ये रहेगा आपके पास फाइनल आंसर, ये रहेगा आपके पास फाइनल आंसर, 1:8 अपना आंसर आना चाहिए। तो 1:8, दैट इज ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी आप पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया होगा, ठीक है। ऑप्शन सी पे आपने टिक लगा लिया होगा और ये रहा आपके सामने इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, चलो हो गया, बहुत जबरदस्त, ये वाला केस आपका हो चुका है। तो 1:8 इज आवर आंसर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने डन कर दिया है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 2 वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल्स, अगेन मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम है। देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, तो लेंथ का रेशियो गिवन है 1:2। अगेन डायमीटर्स का रेशियो गिवन है, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, डायमीटर का रेशियो गिवन है, आप उसका रेडियस का रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज होती है। बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी, दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, मतलब जितना लेंथ पहले वाले में इंक्रीज हुआ उतना ही दूसरे वाले में इंक्रीज होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी। बड़ा सिंपल सवाल है, पहले वाले से मैच करता हुआ सवाल है, एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी ट्राई करो। जो भी आपका आंसर आए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको मैं चेक कर लूंगा। अगर बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बना तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। सेल्फ ट्राई करो, जल्दी करें। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो जो भी आपका आंसर आ गया होगा वो अपन देख लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब जरा एक बार इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो 2 वायर्स हैं ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल्स। अगर सेम मटेरियल्स हैं तो यहां से एक बात तो फिगर आउट हो गई है। यंग्स, भाई यहाँ पे यंग्स की बात होगी, इंक्रीज इन देयर लेंथ है ना, हाँ लेंथ का इंक्रीज है मतलब यंग्स की बात होगी। तो ए वाला और बी वाला दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम है, तो लेट्स कॉल इट वाई ओनली, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल ओनली, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, उनका जो लेंथ है उसका रेशियो है 1:2, मतलब ए वाले का लेंथ और बी वाले का लेंथ, इसका रेशियो आ रहा है 1:2, ठीक है। तो ये अपने पास बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स टेक दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1, वही वाली बात है, डायमीटर का रेशियो निकालना हो या रेडियस का रेशियो निकालना हो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो रेडियस का रेशियो 2:1 आ गया, ठीक है। ये बन गई अपने पास दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फोर्सेस एफ ए एंड एफ बी, ठीक है। तो भाई जो दो फोर्सेस हैं वो एफ ए है, पहले वाला फोर्स की बात करें एफ ए है, और दूसरे वाले फोर्स की बात करें तो वो वाला फोर्स हो जाएगा एफ बी के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, इसका मतलब इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए वाला वायर और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बी वाला वायर इज सेम ओनली। अगर दोनों का इंक्रीज इन द लेंथ सेम ही है तो अपन उसको डेल्टा एल बोल देंगे ना। अगर दोनों का इंक्रीज इन द लेंथ सेम ही है तो फिर डेल्टा एल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, दे गेट इक्वल इंक्रीज इन द लेंथ, सही बात है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी। एफ ए और एफ बी का आपको रेशियो चाहिए, क्या चाहिए बेटा, आपको फोर्स
ऑन ए और फोर्स ऑन बी, इन दोनों का अपने को रेशियो चाहिए एफ ए अपॉन एफ बी का। तो एक काम करें, यहाँ पे जो पूरा खेल है ना वो यंग्स मॉडुलस के बेस पे ही चलना है। तो पहले एक बार जरा हम यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कहानी वहीं से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ अगर बाई फॉर्मूला हम चलते हैं तो यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सही जा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया का मतलब होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो ये मैंने लिखा है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आ जाता है ओरिजिनल लेंथ। सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं। मुझे ना इस बार फोर्सेस का रेशियो चाहिए, मुझे इस बार क्या चाहिए फोर्सेस का रेशियो। तो मैं यहां से एफ निकालने को लेकर के उत्सुक हूं। ठीक है, जब एफ यहां से निकालूंगा ना बेटा तो एफ क्या आ जाएगा, वाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल, वाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एल। ठीक है, एफ आ जाएगा वाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल, और यहां पे एल और एल नहीं कटेगा बिकॉज डेल्टा एल का मतलब होता है इंक्रीज इन द लेंथ और एल का मतलब होता है इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो अपने पास एफ तो अपने पास ये रहा। अब जरा फोर्स का रेशियो निकालना था बेटा आपको, तो एक काम करा जाए, ऑब्वियसली रेशियो के मोड में अपन फिर आ ही जाते हैं। ठीक है भाई, फोर्स वो भी किसका रेशियो, एफ ए अपॉन एफ बी चाहिए ना, पक्का श्योर हो? हाँ जी, एफ ए अपॉन एफ बी ही चाहिए आपको। चलो ठीक है, एफ ए फोर्स ऑन ए, एफ बी फोर्स ऑन बी। देखो भैया फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, ए वाला वायर हो या बी वाला वायर हो, दोनों का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है ना वो एक तरफा एकदम सेम होने वाली है। तो वाई को वाई लिख देता हूं, पाई के लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब ए वाले वायर की बात करें, किसकी बात करें, ए वाले वायर की बात करें, तो रेडियस भी ए का ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर और डेल्टा एल। अच्छा, डेल्टा एल की कुछ कहानी थी क्या भाई, दोनों का लेंथ का इंक्रीज भी सेम था, दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम था, तो डेल्टा एल को फिर डेल्टा एल ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेल्टा एल ए करोगे, डेल्टा एल बी करोगे, दोनों सेम ही है ना, तो डेल्टा एल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने यंग्स मॉडुलस को नहीं छेड़ा वैसे इसको भी मत छेड़ना। तो ये फोर्स का क्या हो गया, वाई पाई आर का स्क्वायर, वाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल। हाँ भैया, लेकिन इनिशियल लेंथ तो आप एक ही लोगे ना भाई, इनिशियल लेंथ तो आप एक ही लोगे। अब इसी हिसाब से एफ बी को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना मतलब पलट के मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा एल, डेल्टा नहीं यहाँ पे, इसको पलट के मल्टीप्लाई, मतलब लेंथ ऑफ बी वाई पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, वाई पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, और डेल्टा एल दोनों का सेम ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब जिसको जाना है उसको जाना है, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे वाई पाई डेल्टा एल, वाई पाई डेल्टा एल कट चुका है, और कुछ है क्या यहाँ पे कटने लायक, और तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब जो बचेगा बेटा उसको लिख दो फट से, फोर्स ए पर फोर्स बी पर, ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा एल बी अपॉन एल ए, ये कितना बचेगा एल बी अपॉन एल ए, और इसी को एल बी अपॉन एल ए, और उसी को फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे आर ए अपॉन नीचे है आर बी का स्क्वायर। तो आर ए अपॉन आर बी के स्क्वायर से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कायदे से। ठीक है, अब यार एल बी अपॉन एल ए कितना है, तो ये तो अपन जानते होंगे ना यार, एल बी अपॉन एल ए मतलब इसको पलट के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एल बी अपॉन एल ए मतलब 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और एफ वाई, अच्छा एफ में एल नीचे आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे नीचे आ गया अपने पास ए। ठीक है, सही बात है। तो एल बी अपॉन एल ए कितना आ चुका था, 2 आ चुका था, 2 रख दिया। उसके बाद आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर करना है, आर ए अपॉन आर बी था क्या, जी हाँ 2:1 था, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे ना बेटा तो 2:1 मतलब 2 ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा आंसर, बस काम खत्म हो गया। तो एफ ए अपॉन एफ बी 2 × 4 करोगे 8 आ गया अपना आंसर, तो 8 लिख दो या फिर 8:1 लिख दो, बस काम खत्म हो गया। तो आपका जो सिंपल सी बात है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 8:1। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है बेटा, अब एक काम करो 8:1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सवाल का स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके थे, ऑप्शन डी पे जरा टिक लगा दो। ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया और उसके बाद ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, हो गया होगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार,
निपटाते हैं इसको और अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। A uniform cube is subjected to a volume compression. Volume compression हो रहा है. If each side is decreased by 1%, then find the bulk strain. If each side is decreased by 1%, इसका मतलब डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू 1%। ठीक है भैया, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आना चाहिए, वैल्यू वाइज मैं अगर लेके चलूं तो ऐसा होगा। ठीक है, देन फाइंड द बल्क स्ट्रेन। क्या निकालना है आपको? बल्क स्ट्रेन निकालना है। तो बल्क स्ट्रेन निकालना है मतलब डेल्टा V अपॉन V। बल्क मॉड्यूलस नहीं निकालना है, बल्क स्ट्रेन निकालना है। और बल्क मॉड्यूलस के अंदर सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही होता है, तो बल्क स्ट्रेन निकालना है मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, डेल्टा V अपॉन V आपको निकालना है और डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू आपको गिवन है। तो जरा इसको लिख लें, इसको यहाँ पे अच्छे से। सोल्यूशन पे आ चुके हैं। गिवन है कि लेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा L अपॉन L इज 1%। ये आ गई पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। नाउ अगली बात सुनना, आपको निकालना क्या है? डेल्टा V अपॉन V। नाउ डेल्टा V अपॉन V ये तो हमको निकालना है। भाई आप लोग एक बात जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना वो लेंथ का क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है ना वो लेंथ का क्यूब होता है। आपको निकालना डेल्टा V अपॉन V है। ठीक है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, इसको अपन ले लेते हैं एज दी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन तो वो आ चुकी थी। अब उसके बाद एक छोटा सा काम और करता हूं, मुझे डेल्टा V भी चाहिए। देखो भाई, यहां मुझे जब भरना होगा तो V तो मेरे पास है, अब डेल्टा V भी चाहिए ना, तो अगर मैं इसको यहीं पे ऐसे डिफरेंशिएट मार दूं तो ये डेल्टा V हो जाएगा। और जब L क्यूब का मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, एक बार जरा स्टेप वाइज समझो। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं L के क्यूब को, तो आप इसको ऐसे बोल देंगे 3 टाइम्स L का स्क्वायर। बोलोगे नहीं बोलोगे? ठीक है, क्या बोलोगे? 3 टाइम्स L का स्क्वायर। तो वही वाला कार्यक्रम मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, यहां पे 3L का स्क्वायर और ये आ जाएगा डेल्टा L। क्या आ जाएगा बेटा? ये 3 टाइम्स L का स्क्वायर डेल्टा L। चेन रूल मैंने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया अगर x का स्क्वायर है तो ये बेसिकली हो जाता है 2x इंटू dx। अब वो किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर उस पर मैटर है। जैसे मान लिया अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ पे आ जाता था dx। और जब ये dx से dx कट जाया करता था तो हमको सिर्फ ये दिखता था 2x। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई मैंने इसलिए यहाँ पे dl मतलब डेल्टा L छोड़ दिया। ठीक है, तो डेल्टा V मेरे पास आ चुका है, तो ये इसको बोलते हैं अपन थर्ड इक्वेशन। आपको निकालना है बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपको निकालना है बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि आप लोग जानते हैं भली भांति, ये डेल्टा V अपॉन V होता है। ठीक है, डेल्टा V कितना था? 3L का स्क्वायर डेल्टा L। डेल्टा V कितना था? डेल्टा V था 3L का स्क्वायर डेल्टा L अपॉन नीचे क्या है बेटा? नीचे है वॉल्यूम। ठीक है, नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो V, और V खुद कितना है? V यहाँ पे है अपने पास L क्यूब के बराबर। V खुद कितना है? V यहाँ पे L क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे जो बल्क स्ट्रेन बचेगा, यहाँ पे जो बल्क स्ट्रेन बचेगा, देखो भाई साहब 3 को बिल्कुल मत छोड़ो, यहां ये कटेगा तो ये बचेगा डेल्टा L और L स्क्वायर, तो ये बचेगा नीचे L। और आप लोग जानते हैं डेल्टा L बाई L क्या होता है? डेल्टा L बाई L तो होता है 1%। क्या होता है? 1%। तो यहां से जो बल्क स्ट्रेन बनेगा, यहां से जो बल्क स्ट्रेन बनेगा वो बनेगा 3, और डेल्टा L बाई L की वैल्यू यहीं से उचका लो। ठीक है, तो मैं इसको जरा डेल्टा L बाई L की वैल्यू यहीं से अपन यहां पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे अब जो बचेगा बेटा, डेल्टा L बाई L मतलब 1 अपॉन क्या हो गया है? 100। तो अपना आंसर आ जाएगा 3/100, और 3/100 करोगे तो 0.03। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गिवन ऐसा कुछ था ना कि वो स्ट्रेन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा था? वो डिक्रीज ना, इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाय 1%, तो भैया वो माइनस में आना चाहिए था, बट अपन से वैल्यू वाइज खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? बल्क स्ट्रेन 3 अपॉन 100 दैट इज 0.03 आ चुका है। 0.03 ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट, वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? पक्का डन है बेटा? क्लियर करते हैं इसको, और ये ऑप्शन डी पे टिक लगा लिया होगा, और ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, ये वाला केस भी आप लोगों ने नोट कर लिया है शानदार तरह से। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारे सामने। अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 0.1 मीटर, तो साइड लिख लेते हैं एक बार इसको अपन, मतलब लेंथ है इसका 0.1 मीटर। ओके डन। 0.1 मीटर मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, शेयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर, भाई जो टॉप फेस का डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0.02 सेंटीमीटर, जरा गौर करना, 0.02 सेंटीमीटर, करेक्ट, यही लिखा हुआ है। अब जरा गौर करो, इस पॉइंट को आगे लेके जाओ तो 2 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्या लिखा है मैंने, 2 बार पॉइंट को आगे ले गया तो 2 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। भाई सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब खुद -2 होता है, इस सेंटी का मतलब क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, क्या बचेगा मीटर, तो क्या बचेगा 2 10 टू द पावर -4, 2 10 टू द पावर क्या बचेगा -4 मीटर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अपने पास अब क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज, ये आ जाएगा 2 10 टू द पावर -4, तो डेल्टा एल, बड़ा वाला एल, 2 10 टू द पावर -4 मीटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक। उसके बाद क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस द शेयरिंग स्ट्रेन वुड बी, क्या पूछा आपसे, आपसे बस पूछा है कि व्हाट विल बी द शेयरिंग स्ट्रेन, व्हाट विल बी द शेयरिंग स्ट्रेन। अब भैया सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन यहीं से, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको शेयरिंग स्ट्रेन ही निकालना है, क्या निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा एल अपॉन एल आया था। भाई साहब डेल्टा एल कितना आ रहा है, डेल्टा एल आ रहा है 2 10 टू द पावर -4, डेल्टा एल कितना आ रहा है 2 10 टू द पावर -4 अपॉन नीचे क्या है बेटा, नीचे लिखा है एल, और एल क्या होता है 10 टू द पावर -1, एल क्या होता है 10 टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 10 टू द पावर -4, और इसको अपन ऊपर खींच के लाएंगे तो फिर क्या बच जाएगा 10 टू द पावर +1। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो व्हाट यू विल हैव एज द शेयरिंग स्ट्रेन, व्हाट यू विल हैव एज द शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 2 10 टू द पावर -3, यहां पे आ जाएगा 2 10 टू द पावर -3, और ये आ जाएगा आपके पास में शेयरिंग स्ट्रेन, ये आ जाएगा आपके पास में शेयरिंग स्ट्रेन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये आ जाएगा आपके पास में शेयरिंग स्ट्रेन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रेन है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ऑप्शन जरा मैच कर लें, ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट्स में, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसी को अगर पॉइंट में लिखना होगा बेटा तो ये कैसा हो जाएगा 0.002, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.002। भाई पॉइंट को 1 2 3 बार आगे लेके जाओगे तो 2 10 टू द पावर -3 बन जाएगा। वैसे अगर पॉइंट्स में ही आंसर कोट करना है तो 0.20 उसके बाद 2, तो 0.20 उसके बाद 2। भैया पहले वाले ऑप्शन को देख के कंफ्यूज मत कर लेना खुद को, बिकॉज ऑप्शन आखिरी वाला जो है वो सटीक ऑप्शन है। तो भैया अगर आप चाहें, देखो भाई मैंने जो ये था ना सेंटीमीटर अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट, मैंने जरा इसको एक बार फिगर आउट कर लिया आप लोग के लिए आसानी से, ठीक है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया, ये वाला केस पूरा क्लियर हो चुका है आप लोग के दिमाग में। अब जरा इसको मैं यहाँ से गायब करता हूँ, ऑप्शन डी पे तो आप लोग टिक लगा ही चुके होंगे, और ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। तो जल्दी इसको फटाक से नोट कर लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया बेटा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो ये वाला केस भी आपका पूरा तरीके से जो है डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ही अभी किया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अभी किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ वायर स्ट्रेचेस बाय अ सर्टेन अमाउंट अंडर अ लोड। एक वायर है जो स्ट्रेच कर रहा है बाय सर्टेन अमाउंट अंडर अ लोड, लोड मतलब बेसिकली फोर्स है यहाँ पे। इफ द लोड एंड रेडियस आर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लोड है, जो नया फोर्स है, दिस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स कर दिया है फोर्स के, ठीक है, और रेडियस को भी 4 टाइम्स कर दिया है, रेडियस भी ना, तो जो नया वाला रेडियस है दिस इज ऑल्सो 4 टाइम्स द पुराना वाला रेडियस। फाइंड द स्ट्रेच कॉज्ड इन द वायर, ठीक है, फाइंड द स्ट्रेच कॉज्ड इन द वायर। अगर डेल्टा एल यहां पे पहले वाले केस का एक्सटेंशन है, अगर डेल्टा एल यहां पे पहले वाले केस का एक्सटेंशन है तो फिर डेल्टा एल डैश मतलब दूसरे वाले केस का एक्सटेंशन क्या होगा, बस आपको ये निकालना है, ठीक है। भाई एक्सटेंशन की आपसे बात करी गई है, जी हाँ एक्सटेंशन की आपसे बात की गई है, और लेंथ वगैरह में इंक्रीज आ रहा है इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का यहां पे लेन देन होगा,
यहां पे पूरा फोकस जो होगा बेटा वो होना चाहिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। यहां पर आपका पूरा फोकस किस बात पर होना चाहिए? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन नीचे क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सही जा रहे हैं अपन? बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। तो भैया जैसे आप यहां पे डेल्टा एल निकालोगे, जैसे आप यहां पे क्या निकालोगे बेटा? डेल्टा एल निकालोगे, बिकॉज आपको एक्सटेंशन पर ही फोकस करना है ना। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। सही जा रहा हूं? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ए वाई। बस इतनी सी बात है, डेल्टा एल आप आगे समझ में। अब ये क्या था पहले वाले केस में? अच्छा, ए को मैं खोल दूं जरा, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। तो एफ एल भाई पहले वाले केस में फोर्स भी एफ के बराबर था, लेंथ भी यहाँ पे एल के बराबर ही था। वायर का लेंथ थोड़ी चेंज कर दिया अपन ने। इनिशियल वायर दोनों, मतलब दोनों केस में इनिशियल लेंथ तो सेम ही था ना, बस पहले वाले केस में रेडियस आर था, दूसरे वाले में रेडियस को 4 गुना बढ़ा दिया। पहले वाले केस में लोड एफ के बराबर था, दूसरे वाले केस में लोड को भी 4 गुना बढ़ा दिया। तो लोड को और रेडियस को चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में लोड तो एफ था, लेंथ एल के बराबर था, एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। और यंग्स वही वायर है भैया, वायर चेंज थोड़ी कर दिया, वही वायर है ना, तो यंग्स मॉडुलस सेम है। ये डेल्टा एल का जनरल फॉर्मूला है, और वो भी एल अपन लिखते हैं यहाँ पे बड़ा वाला, चल, बिकॉज सवाल में बड़ा वाला लेंथ ही गिवन था। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट केस है। बिफोर द लोड वॉज इंक्रीज टू 4 टाइम्स एंड द रेडियस वॉज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। उसके पहले का ये सीन था। ठीक है, नाउ अब क्या हो गया है कि रेडियस और लोड को 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ध्यान में रखना, अगली कहानी बड़ी आसान है। ठीक है, नाउ रेडियस और लोड, नाउ द रेडियस एंड लोड is increased, now the radius and load is increased by 4 times. ठीक है, 4 times, 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो जैसे आप इसको 4 गुना बढ़ा दोगे ना बेटा, तो इवेंचुअली क्या होने वाला है? डेल्टा एल की बात करनी है, लेकिन अब डेल्टा एल जो है ना वो डेल्टा एल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा एल डैश। अब वो खिंच चुका है, तो डेल्टा एल डैश भाई फोर्स कितना है? इस बार फोर्स अलग है, एफ डैश। ठीक है, इनिशियल लेंथ तो सेम ही है, इनिशियल लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल लेंथ तो सेम ही है, अपॉन पाई भाई साहब आर का स्क्वायर। वो भी क्या होगा इस बार? आर डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज नया रेडियस है ना, रेडियस 4 गुना बढ़ चुका है ना। और नीचे क्या आएगा भाई? मटेरियल सेम था, उसको आप चेंज थोड़ी कर दिए, मटेरियल सेम था। ठीक है, तो नाउ हुआ ये है कि नया वाला लोड जो है ना वो 4 गुना है पुराना वाला लोड, और दूसरी बात यह है कि जो नया वाला रेडियस है ना वो 4 गुना है पुराना वाला रेडियस। आई बात समझ? आई बात समझ? तो सवाल के अनुसार अब चल रहे हैं अपन। एफ डैश कितना हो गया? 4 टाइम्स एफ, एल में कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। उसके बाद पाई, उसके बाद आर डैश का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आर डैश खुद कितना हो गया है भैया? 4 गुना हो चुका है पहले वाले रेडियस का, तो उसका स्क्वायर कर दो। और यंग्स मॉड्यूलस को चेंज थोड़ी कर सकते हैं भाई, मटेरियल को चेंज थोड़ी करा है, तो भाई सेम रहने वाला है। अब जब मैं इसको पूरा सॉल्व आउट करूंगा ना, तो ये बचेगा अपने पास एफ एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर वाई, पाई आर का स्क्वायर वाई। एक बात सुनना अच्छे से, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ऊपर था 4, तो 4 अपॉन 16 मतलब 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 16 मतलब 1 अपॉन 4। आया समझ के नहीं आया? तो देयरफॉर एक्सटेंशन इन द लेंथ दूसरे वाले केस में इज इक्वल्स टू 1/4, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? एफ एल वाई पाई आर का स्क्वायर। एक बात सुनना बेटा, एफ एल अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर, एफ एल अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल के बराबर है। किसके बराबर है? डेल्टा एल के बराबर है। तो ये दरअसल 1/4 टाइम्स डेल्टा एल हो गया, और जिसके हिसाब से अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि भैया दूसरे वाले केस में जो एक्सटेंशन है डेल्टा एल डैश, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई 4।
मतलब पहले वाले के एक्सटेंशन का 4 गुना, मतलब 1/4, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर, तो इसको दिल में बसा के रखना। डेल्टा L/4 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। डेल्टा L/4 टिक लगा लो, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। और ये सब जो मैंने लिखा है ना, ये सब मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक ऐसा कुछ हो रहा था। आगे आपको पूरी कहानी समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। तो एक काम करिए, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, बहुत शानदार तरह से ये कंप्लीट हो चुका है और ये रहा आपके पास कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो भैया, बहुत शानदार। तो ये आपके करवा दिए गए हैं इन टोटल सारे के सारे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो बस आपको ये करना है कि जो भी आपने इस लेक्चर में देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना और उसके बाद उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से ही बनेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के दौरान मैं उसके साथ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है उसको भी डिस्कस करते हुए चल ही रहा था, आपने देखा ही है। तो उससे आपका हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो भी कवर अप होते हुए चलेगा। तो बस हमारे एंड से यही था, आपके एंड से बस यही चाहिए कि आप लोग रिवीजन में बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें, ठीक है। चलिए, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है बेटा, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।